ओके, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे एक नए लॉ की, नए एक्ट की, नए लॉ की, जिसका नाम है CS लेजिस्लेशन। आज के क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये लॉ हमारे CS को गवर्न करता है, कंपनी सेक्रेटरीज को गवर्न करता है। ठीक है, CS लेजिस्लेशन। आप लोगों को भी पता है कि हम लोगों को कंपनी सेक्रेटरीज को गवर्न करने के लिए हमारे पास कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट पास है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, और जो सभी के सभी कंपनी सेक्रेटरीज को गवर्न करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इंस्टीट्यूट ने पूरा एक्ट तो आपके सिलेबस में नहीं डाला है, बट कुछ बेसिक चीज़ें डाल रखी है CS लेजिस्लेशन के बारे में, तो हम लोग आज की क्लास में वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि अगर मैं बात करूं CS एक्ट की, तो यही एकमात्र ऐसा एक्ट है जो हमारे वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज को गवर्न करता है। ठीक है, तो कौन सा एक्ट है, जल्दी से नाम लिख लो, हो सकता है आपके एग्जाम में नाम भी पूछ ले, है ना, तो जल्दी से ब्लॉक में करिएगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे पास ICSI एक्ट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये 1980 में हमारे वहाँ पास हुआ था, और यही एकमात्र रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है जो हमारे वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज को गवर्न करती है। तो यहाँ से भी हो सकता है आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी बॉडी है जो कंपनी सेक्रेटरीज को गवर्न करती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे मूव करते हैं। फिर आगे कहते हैं, तो आपको एक्ट का ईयर भी याद होना चाहिए कि कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 है। ठीक है, ओके मैम, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। मैम इसके अलावा और कौन हमें गवर्न करता है? इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी हमारे को गवर्न करते हैं ना। टाइम टू टाइम हमारे लिए गाइडलाइंस वगैरह इशू होती हैं जो, वो हमारे पास कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो ब्लॉक में करिएगा ये वाली लाइन को, क्या? ICSI फंक्शंस अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जल्दी से बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, तो 3 गवर्निंग बॉडी हो गई कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। पहला क्या, हमारा इंस्टीट्यूट ही CS एक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, CS इंस्टीट्यूट हो गया। इसके अलावा और कौन सा हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसके अलावा और कौन हो गया, जल्दी से बताओ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रिकॉग्नाइज बॉडी है, जो ये कुछ लोग हैं जो हमारे को क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। आगे मूव करते हैं। अब आगे कहते हैं कि करेंटली हमारे पास कितने स्टूडेंट्स एंड कितने मेंबर्स हैं। तो करेंटली अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास मोर देन 50,000 मेंबर्स हैं, मोर देन 50,000 मेंबर्स हैं, एंड करीबन 4 लाख स्टूडेंट्स हैं जो ICSI के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपका इंस्टीट्यूट आपके नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मोर देन 50,000 मेंबर्स हैं एंड अप्रॉक्स 4 लाख स्टूडेंट्स हैं जो आज के टाइम में करेंटली हमारे वहाँ पे CS इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड है। ओके मैम, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अब बात करते हैं कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ICSI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ICSI का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में है इनका हेडक्वार्टर, तो ब्लॉक में कर लेना। ICSI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। पक्का पक्का, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। आगे मूव करते हैं। 4 रीजनल ऑफिसेज, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। ठीक है, और करीबन 70 चैप्टर्स हैं जो अलग अलग सिटीज में हैं। ठीक है, ओके, जल्दी से बताओ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। इसके अलावा 4 रीजनल ऑफिसेज कहाँ पे हैं? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता। इसके अलावा कितने चैप्टर्स हैं? अप्रॉक्स 70 चैप्टर्स हैं जो अलग अलग सिटीज में है। ठीक है, ओके मैम, ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के मोटो का, विजन का एंड मिशन का। ठीक है, विजन का मतलब होता है कि ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। विजन का मतलब कि हम इनको ऑप्ट करना चाहते हैं, इनको ऑप्टेन करना चाहते हैं। तो विजन क्या है? टू बी ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर इसको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ICSI का विजन क्या है। इसके अलावा हमारे को पता भी होना चाहिए, क्योंकि भाई हमारा इंस्टीट्यूट है, क्या विजन है, वो विजन को एक ना एक दिन हम भी उसके मेंबर बन जाएंगे, और मेंबर बनने के बाद हमें भी उसके लिए काम करना होगा, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा विजन क्या है। तो विजन क्या है? टू बी ग्लोबल लीडर, टू बी ग्लोबल लीडर, टू बी ग्लोबल लीडर। किस चीज में? प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जल्दी से बताओ विजन क्या है? टू बी ग्लोबल लीडर, किस चीज में? प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आई बात समझ में? देखो हम लोगों का जो ज़्यादातर काम होता है वो हम कंपनी के लीगल एडवाइजर होते हैं ना, सभी कंपनीज को अपनी सर्विसेज देते हैं ना, तो हम प्रॉपर एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट कंपनीज के लिए क्रिएट कर पाए, है ना, सभी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करते हुए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विजन। ठीक है, मिशन का मतलब है कि करेंटली हम अभी ये चाह रहे हैं ना, करेंटली हम अभी
इसके साथ काम करेंगे, ठीक है। मिशन क्या है? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत स्मार्ट सीएस प्रोड्यूस करेंगे जो हमारी कंट्री में एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? कुछ बढ़िया, मतलब पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो हर फील्ड में क्या होंगे? एक्सपर्ट्स होंगे, है ना। ओके, मोटो क्या है? स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करेंगे? मोटो क्या हमारा? स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। पक्का पक्का याद हो गया? जल्दी से बताओ, विजन क्या है? विजन क्या है? टू बी ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जल्दी से बताओ, मिशन क्या है? मिशन क्या है? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, मोटो बताओ क्या है? स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। ओके, इतनी बात समझ में आती है? ये तीनों याद रहेंगे कि विजन क्या है, मिशन क्या है और मोटो क्या है। पक्का पक्का? गड़बड़ नहीं करके आओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से हो सकता है आपको एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ ले, ठीक है। अब से हम लोग बात करते हैं सीएस लेजिस्लेशन में कहा गया कि कुछ कोर वैल्यूज हैं। कोर वैल्यूज का मतलब हो गया है कि हम इनको फॉलो करेंगे। जब भी हम इंस्टीट्यूट के मेंबर बनेंगे तो हम जो भी काम करेंगे, जिस भी कंपनी में जाएंगे, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज देंगे, जिस भी पर्सन को सर्विसेज देंगे, ठीक है, तो हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है, और हम इन चीज़ों को फॉलो करते हुए काम करेंगे। तो ये कौन सी चीज़ें? कोर वैल्यूज, ठीक है। मतलब कि जब भी हम किसी भी कंपनी को, किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी सर्व करेंगे तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो क्या है ये चीजें? ये चीजें, सबसे पहली बात इंटीग्रिटी, मतलब हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ठीक है। हम डिसऑनेस्टी के साथ काम नहीं करेंगे। जो भी सही है, जो जेन्युइन है, जो उचित है, हम हमेशा वही करेंगे, ठीक है। ओके मैम, हम जल्दी से पढ़ा देते तो बढ़िया रहता कि क्या कहा हमारे इंस्टीट्यूट ने। जरा देखिएगा ध्यान से, देखो, ICSI's विजन टू बी ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस द प्रॉमिस टू द नेशन। तो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि हम ऐसे प्रोफेशनल्स को क्रिएट करेंगे जो हमारी कंट्री में एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, कैसे क्रिएट होगा, एक अच्छा माहौल कैसे क्रिएट होगा? तो इसके लिए हमें काम करना होगा ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो क्या कहते हैं? इट कास्ट अपॉन द ICSI एंड द प्रोफेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर अपॉन द प्रॉमिस विद द ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी एज कोर वैल्यूज, है ना। मतलब कि हम पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, है ना। देखो, इंटीग्रिटी शब्द कहाँ से आया? लैटिन वर्ड इंटीग्र से आया, विच मीन्स होल और कंप्लीट, ठीक है। तो हम अपनी नॉलेज को इस तरीके से यूज करेंगे ताकि हम सही लॉज को, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या करवा पाएं? एप्लीकेबल करवा पाएं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंटीग्रिटी शब्द कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड कौन से? इंटीग्र से, जिसका मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट, कंप्लीट या होल। पक्का पक्का? आगे मूव करते हैं, ठीक है। ओके, फिर क्या कहते हैं? सेकंड कोर वैल्यू क्या है? एथिक्स। हम हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, है ना। हम इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखते हुए फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। जरा जल्दी से पढ़ते हैं क्या कहते हैं हमारा इंस्टीट्यूट, क्या कहते हैं। अच्छा, इथिक्स तो पता है कौन से वर्ड से लिया गया? मैंने पढ़ाया आपको। इथिक्स एक ग्रीक वर्ड इथॉस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स कैरेक्टर और कस्टम। लास्ट क्लास में बताया था ना, कैरेक्टर और कस्टम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगर, तो कैरेक्टर एंड मोरल में डिफरेंस होता है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये वाली बात बता दी थी, है ना, बताई थी ना। अच्छा, आगे देखिएगा, तो एथिक्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म possessing a sense of right and wrong, what is good, मतलब what is good, what is bad, इसी चीज में हमारे को डिफरेंस करना सिखाता है, ठीक है। तो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि हम ऐसे प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करेंगे जो इथिकली अपने काम को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उन्हें समझ में आएगा, हम उन्हें समझाएंगे कि ये गुड है और ये बैड है, तो आप कभी भी बैड प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, है ना। हम हमेशा आपको सिखाएंगे कि आप अच्छी चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करें, ठीक है। देखिएगा, whatever is constantly right is ethical, what is not is unethical, and in the other words, ethic is the sense of right or wrong, ठीक है, coupled with the desire to do good in some measure for someone, ठीक है। तो हम ऐसी चीजें करेंगे जो लोगों के लिए अच्छी हैं। वो अब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक चोर है तो उसका अपना हो सकता है कि भाई चोरी करना मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, मेरे एथिक्स कहते हैं कि चोरी करना अच्छी बात है, बट हम वही सर्व करेंगे, वही अच्छा सर्व करेंगे जो सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कोर वैल्यू क्या थी हमारे पास? फर्स्ट कोर वैल्यू क्या थी? इंटीग्रिटी, है ना। दूसरी क्या थी? एथिक्स। तो मतलब हम इंटीग्रिटी के साथ हम जो भी प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करेंगे वो ईमानदारी के साथ अपने एरिया में काम करेंगे और एथिक्स को भी फॉलो करते हुए काम करेंगे, जो सोसाइटी के लिए गुड है वो उसको देखते हुए काम करेंगे। इसके अलावा और क्या?
रिलायबिलिटी, ठीक है। हम ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करेंगे हमारे जिनको आप रिलायबल, जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं। रिलायबिलिटी देखिएगा ध्यान से। तो आईसीएसआई कहता है कि हम ऐसे प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करेंगे जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम ऐसे प्रोफेशनल को प्रोड्यूस करेंगे जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो और वो आपको पूरी ईमानदारी के साथ काम करके देंगे। देखिएगा, reliability is an assurance of quality of service and commitment. The ICSI reliability is a core value enforced by stringent process, especially focusing on a quality of service, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करेंगे जो जिनके ऊपर आप आसानी से भरोसा कर सकते हो। ये वो प्रोफेशनल्स होंगे जो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, है ना, हमेशा सही काम करेंगे। और ऑफकोर्स अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारी डिग्री नहीं छीन लेंगे हमारा इंस्टीट्यूट, है ना, सख्त है हमारा इंस्टीट्यूट, वो हमारी डिग्री को सस्पेंड कर देगा, रद्द कर देगा, है ना, ये चीज़ें कर लेंगे। द वैल्यूज आर इंट्रिंसिक कंपोनेंट्स ऑफ वर्क कल्चर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप आराम से भरोसा कर सकते हो कि हमारे द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो प्रोफेशनल्स हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, है ना, अपना गुड सर्व करेंगे, और कल को अगर वो गलत करते तो हम उन्हें पनिश करेंगे, ठीक है। तो फिर पहला कोर वैल्यू क्या हो गया, जल्दी से बताओ, इंटीग्रिटी। दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, रिलायबिलिटी। चौथा बताओ क्या हो गया, ओनरशिप। आ जाओ, ओनरशिप, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि हम ऐसे प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करेंगे जो अपने काम के लिए अकाउंटेबल भी होंगे, है ना, अकाउंटेबल भी होंगे। तो यहाँ पे ओनरशिप को इस सेंस में लिखा गया है कि हम जो प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करेंगे, अगर वो कोई काम करेंगे और अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो वो उसके लिए अकाउंटेबल होंगे। वो बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे वो उनका अपना काम है, और अगर उस काम में उन्होंने गलत किया तो वो इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होंगे। देखिएगा ध्यान से, ओनरशिप इज सिनोनिम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी चीज़ के ओनर हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसका क्रेडिट मुझे जाएगा, और जो भी बैड चीज़ें हो रही हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तो मेरी होगी। तो अगर कभी किसी कंपनी सेक्रेटरी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया हो और वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो इसके लिए बेटा कौन अकाउंटेबल होगा, कंपनी सेक्रेटरी। फॉर एग्जांपल मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करके रखा हुआ है, ठीक है, और टाइमली मीटिंग्स नहीं हुई उस कंपनी की, है ना, या बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट नहीं करवाया, या मिनट्स बुक प्रिपेयर नहीं हुए, तो ये केस में किसकी जिम्मेवारी होगी, कंपनी सेक्रेटरी की होगी, ठीक है। फिर कंपनी की नहीं होगी, और पेनल्टी किसको लगेगी, कंपनी सेक्रेटरी को लगेगी। नोटिस किसको जाएगी, कंपनी सेक्रेटरी को जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओनरशिप को इस सेंस में लिखा गया है, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। The idea of ownership is much more than simply willingness to accept, ठीक है, own criticism, deficiency और oversight। तो ये कह रहे हैं कि जो भी गड़बड़ होगा वो आप खुद एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। And it is more about setting one's priorities, placing rightful obligation on others एज हाई एज ऑब्लिगेशन टू सेल्फ। तो किसी और के ऊपर ऑब्लिगेशन है तो आप मानो कि ये आपके ऑब्लिगेशन है और आपको वैसे ही परफॉर्म करना है जैसे ये आपके ऑब्लिगेशन थे। बिल्कुल सही बात है। मान लो अभी फ्यूचर में आप सीएस बन जाओगे और सीएस बनने के बाद बहुत सारे कॉर्पोरेट को, बहुत सारी कंपनीज को आप अपनी सर्विसेज दोगे, है ना, आप उनके लीगल एडवाइजर बन जाओगे, और कल को अगर कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होता है तो ऑफकोर्स आप लीगल एडवाइजर थे, आपने लॉज को सही से कंप्लाई नहीं किया, तो फिर पहले कौन पनिश किया जाएगा, आप पनिश किया जाओगे। वेरी सिंपल। आगे मूव करते हैं, ठीक है। बीइंग अ स्टेक होल्डर सेंट्रिक का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, किसी एक पर्सन के बेनिफिट के लिए काम नहीं करेंगे, सभी पर्सन के बेनिफिट को देखते हुए हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो जो कंपनी के फेवर में अच्छा है तो हमने वही काम कर दिया, नहीं। स्टेक होल्डर्स मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनके कस्टमर्स हैं, उनके सप्लायर्स हैं, या कोई अदर पर्सन है जो जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है, वो कंपनी में जुड़े हुए हैं, तो ये सब कोर्स हम उनको देखते हुए काम करेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से बेटा, स्टेक होल्डर समझते हो क्या होता है? स्टेक होल्डर का मतलब एक कंपनी है, वो कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, एक कंपनी है, उस कंपनी से जुड़े होते हैं उसके एम्प्लॉय, उस कंपनी से जुड़े होते हैं उसके सप्लायर, उस कंपनी से जुड़े होते हैं उसके कस्टमर,
ठीक है, या पब्लिक एट लार्ज जो भी उस कंपनी से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, कंपनी के स्टेक होल्डर। देखो, एक होता है शेयर होल्डर, जिसने कंपनी के शेयर्स परचेज किए वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। एक होता है डिवेंचर होल्डर, जिसने कंपनी के डिवेंचर परचेज किए। और कुछ होते हैं स्टेक होल्डर्स, मतलब जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है किसी भी तरीके से, तो वो कंपनी के क्या हो गए, स्टेक होल्डर्स। जैसे एम्प्लॉई कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, कंपनी के कस्टमर हो गए, कंपनी के सप्लायर हो गए, ये सब क्या है, कंपनी के स्टेक होल्डर्स है। पक्का पक्का, ठीक है। तो आप देखिएगा, स्टेक होल्डर की बात करें तो कहते हैं कि stakeholders are most valued constantly when it comes to being able to achieve our goals. We believe constant stakeholder consultation in translating their aspiration to achieve goals, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे काम करेंगे। We take pride in having transparent and stakeholder focused approach in having trustworthy and collaborative relationship with them, ठीक है। तो जितने भी लोग हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज दे रहे हैं और जितने भी लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, हम क्या करेंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, ठीक है। तो पहला कोर वैल्यू क्या हो गया, जल्दी से बताओ, इंटीग्रिटी। दूसरा क्या हो गया, एथिक्स। तीसरा क्या हो गया, रिलायबिलिटी। चौथा क्या हो गया, और पांचवा क्या हो गया, स्टेक होल्डर सेंट्रिक, ठीक है। तो सर ये हो गए हमारे पास हमारी कोर वैल्यूज, ठीक है। एक बार जल्दी से फिर से ध्यान देते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जल्दी से बताओ कौन से ईयर में आया, 1988। कौन सी गवर्निंग बॉडी है हमारे पास सीएस को गवर्न करने के लिए, एक तो हमारा इंस्टीट्यूट है ICSI एक्ट 1980। इसके अलावा और कौन गवर्न कर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसके बाद कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, जल्दी से बताओ हमारे पास राइट नाउ करेंटली कितने मेंबर्स हैं हमारे पास, 50,000। कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज के दिन, मोर देन 4 लाख। ओके, जल्दी से बताओ कि ये इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, दिल्ली में। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा बचा, चैप्टर्स कितने हैं, 70। अच्छा, 4 रीजनल ऑफिसेज कहाँ पे है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। पक्का। एंड मोर देन 70 चैप्टर्स हैं जो अलग अलग सिटीज में। जल्दी से बताओ विजन क्या है इनका, विजन क्या है, टू बी ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मिशन बताओ क्या है, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करेंगे। ओके, मोटो क्या है, स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। ओके, फिर कोर वैल्यूज में कितने हैं, जल्दी से बताओ, इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेक होल्डर सेंट्रिक, ठीक है। एथिक्स, इंटीग्रिटी का मतलब हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे, एथिक्स का मतलब हम हमेशा गुड और बैड को ध्यान में रखेंगे, रिलायबिलिटी का मतलब ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। ओनरशिप का मतलब ये अपने द्वारा काम किए जाने के लिए अकाउंटेबल होंगे, है ना। और स्टेक होल्डर सेंटर का मतलब हम जो भी काम करेंगे वो सबके बेनिफिट्स के लिए होंगे, किसी एक पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं होंगे। आगे मूव करें, आगे कहते हैं कि क्या बात है। ओके, अब जल्दी से बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी को क्या कहा गया, कंपनी सेक्रेटरी आखिर में है कौन सा। अभी तक तो हमने ये सीखा कि कंपनी सेक्रेटरी को कौन गवर्न करता है और ये किस बेसिस पे काम करते हैं। कौन गवर्न करता है, तो 3 लोग आ गए, पहला एक बार फिर से याद दिला दो, ICSI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और गवर्नमेंट। अच्छा, इसके अलावा किस बेसिस पे काम करते हैं, तो उनके विजन बताएं, मिशन बताएं और मोटो बताएं, और इनके कुछ कोर वैल्यूज बताएं। कोर वैल्यूज में कितने कोर वैल्यूज बताएं, 5। पहले एक बार जल्दी से बता दो, इंटीग्रिटी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वेरी नाइस। अब सर बात करते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी कौन है ना, कौन सा पर्सन होता है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में। ये डेफिनेशन और ये सेक्शन आपको याद होना चाहिए, ये डेफिनेशन और ये सेक्शन आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि भाई ये हमारा सेक्शन है ना, जिसमें हमारी कहानी लिखी है ना, जिसमें हमारे बारे में लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स याद होना चाहिए। तो एक बार जल्दी से बताओ, कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के कौन से सेक्शन में लिखी, 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। पक्का याद रहेगा। क्या कहा, कौन सा पर्सन है कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी सेक्रेटरीज का मेंबर है। एंड रूल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी डिफाइन इन वेरियस अदर लीगल एक्टमेंट। तो ये कहते हैं
कि कंपनी सेक्रेटरी मीन्स कोई पर्सन जो ICSI का मेंबर है, जो ICSI का मेंबर है। आप मेंबर कैसे बनोगे? पहले CSEET क्लियर करोगे, फिर क्या क्लियर करोगे? फिर एग्जीक्यूटिव क्लियर करोगे, फिर प्रोफेशनल क्लियर करोगे, फिर इंटर्नशिप करोगे और उसके बाद आपको मिल जाएगी वहां से डिग्री, है ना। और डिग्री मिलेगी, उस पर एक यूनिक नंबर हमारे इंस्टीट्यूट के साइड से आपको मिलेगा और वो यूनिक नंबर से आपकी होगी पहचान। आई बात समझ में? तो कंपनी सेक्रेटरी मीन अ पर्सन जो कि है क्या? कंपनी सेक्रेटरीज का मेंबर। पक्का पक्का। आगे मूव करते हैं। लेकिन अब अलग अलग एक्ट में भी डिफाइन किया गया है कंपनी सेक्रेटरीज को, हालांकि डिफाइन यही किया गया है, ठीक है। आइए बात करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में भी दी गई है। आप लोग बताओगे कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 24 में। याद आ रहा है? मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन 2 क्लॉज 24 में कि कंपनी सेक्रेटरी मीन्स क्या डिफाइन किया गया 2 क्लॉज 24 में कि कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी डिफाइन सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज C किसमें? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में। पक्का पक्का। देखो वही लिखा हुआ है। हाँ जी मैम, वही लिखा हुआ है। तो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी सेक्रेटरी has been defined under section 2 clause 24 as a company secretary or secretary means a company secretary defined in clause 2 section 2 clause 1 sub clause C of the company secretaries act। पक्का पक्का। आगे मूव करते हैं। तो ये वाली बात याद रहेगी आप लोगों को? पक्का। चलो आगे मूव करते हैं। अब कंपनी सेक्रेटरी इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द KMP ऑफ अ कंपनी, है ना। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि ऑफ कोर्स अब कंपनी सेक्रेटरी को हम KMP भी बना सकते हैं। 2013 में जो रूल्स आए उन रूल्स में कहा गया सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा प्रोफेशनल है जो किसी भी कंपनी का KMP भी बन सकता है, ठीक है। किसी भी कंपनी का KMP भी बन सकता है। बोलो आई बात समझ में? पक्का पक्का। अच्छा मैम और क्या क्या बन सकते हैं? और क्या क्या बन सकते हैं? अच्छा बताते हैं। अच्छा एक चीज रह गया, एक चीज देख लो ध्यान से बेटा। अब यहाँ पे 203 कहता है कौन कौन से लोगों को कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को हालांकि बता भी रखा था, एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 203 में कहा गया कि सभी के सभी कंपनीज जो कि लिस्टेड है, जल्दी से देखो कहाँ पे लिस्टेड लिखा, ब्लॉक में कर लो। एवरी लिस्टेड कंपनी, इनको अपने वहाँ पे KMP को अपॉइंट करना मैंडेटरी है और KMP में कंपनी सेक्रेटरी भी आता है, तो ये कंपनी सेक्रेटरी को एज ए KMP बना सकते हैं। इसके अलावा सभी के सभी पब्लिक कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, अगर उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो जाए तो इनको अपने वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर समझिए ध्यान से, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 203 में कहा गया कि सभी की सभी कंपनीज को KMP को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो काफी कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को, तो कौन से क्लास ऑफ कंपनीज है? तो पहले तो लिस्टेड कंपनी, सभी की सभी लिस्टेड कंपनी को KMP अपॉइंट करना पड़ेगा और सभी की सभी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो गई है, इनको अपने वहां पे कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा। कोई डाउट? पक्का पक्का। आगे मूव करें। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, तो कहते हैं मोर शैल हैव द फॉलोइंग होल टाइम KMP पर्सनल। कौन कौन हो सकता है बेटा? कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजर, ठीक है। अच्छा कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये बन सकते हैं कंपनी के, कौन बन सकते हैं? कंपनी के KMP। पक्का पक्का। आगे मूव करते हैं। अच्छा एक चीज और समझिएगा मैम, हाँ मैम यहाँ पे ना आपने कहा कि KMP को किनको अपॉइंट करना पड़ेगा, तो वो कंपनीज आपने कहा कि जो लिस्टेड कंपनी है इनको अपॉइंट करना पड़ेगा, जो अनलिस्टेड लेकिन पब्लिक कंपनी है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। मैम क्या प्राइवेट कंपनी को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। बेटा अभी आपको बता दूं कि हमारे वहाँ पे एक रूल 8A था, ठीक है, जो कि बताता था कि यहाँ पे 5 करोड़ होगा तो सभी वो कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर है उनको कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा। बेटा ये अमेंड हो गया, ठीक है, अभी रिसेंटली अमेंड हुआ है, तो ये अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो मैंने आपको जब पिछली बार पढ़ाया था, देखो ये डेटा सेम होगा, ये डेटा सेम होगा, बट ये डेटा देखो चेंज हो गया है ना। तो पहले कितना पढ़ाया था? 5 करोड़ पढ़ाया था, अभी कितना हो गया? 10 करोड़। याद रखोगे तुम लोग? मतलब हमारी जरूरत किन्हें पड़ेगी? सभी की सभी लिस्टेड कंपनी को, मतलब उनको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ मतलब एज अ KMP, और वैसे भी अपॉइंट करना पड़ेगा लिस्टेड कंपनी को,
इसके अलावा वो पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी को भी हमारी जरूरत पड़ेगी अगर उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर होगी। पक्का पक्का याद रहेगा। आगे मूव करते बेटा। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। भाई हमारी क्या ड्यूटीज होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी क्या ड्यूटीज होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो सर देखते हैं हम क्या करेंगे। देखो कंपनी में हम कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, हम कंपनी के डायरेक्टर्स बन सकते हैं, हम कंपनी के लिए लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, हम कंपनी को एज ए एम्प्लॉय सर्विसेज दे सकते हैं ना। तो बहुत तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम सर्विसेज देंगे उसमें हमारी क्या क्या ड्यूटीज होंगी देखते हैं। द ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो डिस्चार्ज द फॉलोइंग ड्यूटीज नेमली। गुल्लू जब भी नेमली लिखा गया ना तो इसका मतलब है यही जो नीचे लिखा हुआ है, इनके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो नेमली शब्द का मतलब हुआ कि रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जितनी चीजें इसके नीचे लिखी हुई हैं सिर्फ इन्हीं चीजों को कंसिडर करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे। वेरी सिंपल। आगे मूव करते हैं। क्या कहते हैं, टू प्रोवाइड टू द डायरेक्टर्स ऑफ द company collectively and individually such guidance as they may require with regard to their duties, responsibilities and power। देखो हम वो होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा लॉ पढ़ाई जाती है, हम वो होते हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट में पीएचडी कर रखी होती है ना, तो हमें सब सारे लॉज पता होते हैं। समटाइम्स कोई कंपनी फॉर्म हुई, हो सकता है कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो उन्हें ना पता हो कि उन्हें कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करना है। तो हमारी ये प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें बताएं कि आपको कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम किसको एडवाइस करेंगे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि आपको ये फंक्शंस को परफॉर्म करना। वेरी सिंपल, याद रहेगा। आगे मूव करते हैं। To facilitate the convening the meetings and attend board meetings, committee meetings and general meetings, और उनके मिनट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो क्या करता है, कंपनी के सभी लीगल कामों को करवाता है। अब लीगल में क्या है भाई, सभी की सभी कंपनीज को सेक्शन 96 कहता है एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब एनुअल जनरल मीटिंग कौन बुलाएगा, अगर हम कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम कंपनी की बोर्ड मीटिंग को बुलाएंगे, कमेटी मीटिंग को बुलाएंगे। इसके अलावा हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग को बुलाएंगे, है ना, और मिनट्स बुक भी तैयार करेंगे। आई होप आप लोगों को पता होगा मिनट्स बुक क्या होती है, मैंने बताया ना। जब कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, कोई भी मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग को एक बुक में एक पेज पे रिकॉर्ड किया जाता है, सब कुछ लिखा जाता है कि मीटिंग में कौन कौन सी बातें हुई, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई, और उनको लिख के हम अपने पास रखते हैं हमेशा के लिए, एविडेंस के लिए, है ना, रिकॉर्ड के लिए कि ये चीजें ट्रांजेक्ट हुई थी हमारी मीटिंग में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स बुक। मिनट्स बुक कौन प्रिपेयर करता है, कंपनी सेक्रेटरी। तो याद रखना आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि मिनट्स बुक कौन प्रिपेयर करता है, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी की जनरल मीटिंग या कंपनी की मीटिंग्स को कौन बुलाता है, कंपनी सेक्रेटरी। आई बात समझ में, पक्का। तो पहली ड्यूटी क्या है, पहली ड्यूटी क्या है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करेंगे कि तुम्हें क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करना है। दूसरा क्या करेंगे, ये कंपनी के मीटिंग्स को बुलाएंगे और कंपनी के मिनट्स बुक को तैयार करेंगे। वेरी सिंपल, पक्का पक्का। थर्ड में आइए, टू ऑब्टेन अप्रूवल्स फ्रॉम द बोर्ड, जनरल मीटिंग एंड द गवर्नमेंट एंड सच अदर अथॉरिटीज एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो कह रहे टू ऑब्टेन अप्रूवल्स, अगर इनको कोई भी काम करना है, कंपनी के इंटरनली कोई लॉ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल से काम करेंगे। कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई नया लॉ पास कर दिया है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013 आए, इसके अलावा कंपनी के कुछ रूल्स आ गए हमारे पास, कंपनीज के कुछ रूल्स आ गए, जैसे कंपनीज रूल्स 2019। अब सभी की सभी कंपनीज पे कंपनी रूल्स 2019 एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, सभी पे होंगे। तो वो कौन इंप्लीमेंट करवाएगा, आप, हम इंप्लीमेंट करवाएंगे। आई बात समझ में। तो इसके लिए अगर हमें कभी गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, कभी कंपनी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो डेफिनेटली हम लेंगे, पक्का पक्का। आगे मूव करते हैं, ठीक है। इन टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स, ऑफ कोर्स हम लॉयर्स है ना कंपनी के, क्यों, कंपनी के लॉयर्स है या नहीं है, हम कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनसीएलटी में, हम कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स में। फॉर एग्जांपल मान लो कि कंपनी और किसी इन्वेस्टर का हो गया कोई बवाल, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट को हम कहाँ पे सेटल करवाएंगे, एनसीएलटी में जाके, ठीक है। अब हम एनसीएलटी जाएंगे तो भाई कौन रिप्रेजेंट करेगा, या तो हम लॉयर कर ले, नहीं, अगर हम हैं तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी होता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, कंपनी का बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स में, पक्का पक्का। तो पहले क्या हो गए, हम एडवाइजर हो गए, किसके एडवाइजर हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। दूसरे हम क्या हो गए,
हम कंपनी के बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग या किसी भी मीटिंग को बुलाने के लिए लाइबल है, मतलब अगर नहीं हुआ तो फिर हमारी जिम्मेवारी होगी, है ना। और कंपनी की मीटिंग कंडक्ट हुई तो क्या करेंगे, हम कंपनी के मिनट्स बुक को प्रिपेयर करेंगे। फिर अगर हमें कोई काम करना है तो हम अप्रूवल लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, गवर्नमेंट से या अलग अदर अथॉरिटीज से, ठीक है। या और आगे मूव करते हैं, टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स, है ना। बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स में हम अपने कॉर्पोरेट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल। आगे मूव करते हैं, टू असिस्ट द बोर्ड इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी किस तरीके से काम करेगी, हम कंपनी को इसमें भी एडवाइस करेंगे ना, कि कंपनी तुम्हें ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्च करना चाहिए, नहीं लॉन्च करना चाहिए, तो कंपनी को हम इस तरीके से एडवाइस भी कर सकते हैं कि आपके ऊपर ये लॉज एप्लीकेबल होंगे एंड ऑल। टू असिस्ट एंड एडवाइस द बोर्ड इन इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो भैया ये तो हमारा काम है ना, जब हम कभी कंपनी सेक्रेटरी बनाया जाता है ना, तो रोज हमें इंजेक्शन दी जाती है। कौन सी इंजेक्शन दी जाती है, कि आपको मेंटेन करना है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। जैसे आप हेल्दी रहने के लिए विटामिन लेते हो, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी भी हमें टाइम टू टाइम इंजेक्शन देता रहता है ना, किस चीज के लिए, कि हम मेंटेन कर पाए गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। और हमारी तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारे इंस्टीट्यूट का ये विजन है, अगर ये हमारे इंस्टीट्यूट का मिशन है, तो ये सब कोर्स ये तो हमारे ना रग रग में बस जाएगा। क्यों बसा लेना आज से, ठीक है। To discharge such other duties as have been specified under the act or rules। कुछ अदर ड्यूटीज जो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें बताई, हम उन्हें परफॉर्म करेंगे, पक्का पक्का। जो गवर्नमेंट ने कही हम उन्हें परफॉर्म करेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कही हम उन्हें परफॉर्म करेंगे, वेरी सिंपल। आगे मूव करते हैं, सच अदर ड्यूटीज एज में बी असाइंड बाय द बोर्ड। समटाइम्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमें कुछ और ड्यूटी दे देंगे, है ना, तो उन ड्यूटीज को भी हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, पक्का पक्का। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटीज होगी। पहला क्या, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करेंगे। दूसरा क्या, हम मीटिंग्स को बुलाएंगे और कंपनी के मिनट्स बुक को तैयार करेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, अप्रूवल्स लेंगे। अगर हमें कोई भी एक्ट करना होगा, किससे अप्रूवल्स लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, गवर्नमेंट से, या कोई अदर अथॉरिटी है तो उनसे। फिर नेक्स्ट क्या, जल्दी से बताओ, हम कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स वगैरह में। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, क्या, अरे बोलो ना यार, टू असिस्ट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अरे भैया ये तो हमारे खून में है ना, तुम खून की जांच कर लो। तुम जिस दिन प्रोफेशनल बन जाओगे, जिस दिन तुम्हारे हाथ में डिग्री आई है ना, उस दिन जाके तुम अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना, है ना। और तुम्हारे ब्लड से निकलेगा, है ना, हर जगह से तुम्हारे डीएनए में आ जाएगा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तुम्हारे बच्चे भी होंगे ना, तो सुबह बचपन में ही पैदा होते ही कहेंगे पप्पा पप्पा, मम्मा मम्मा, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम भी मेंटेन करेंगे, वेरी सिंपल, है ना। आगे मूव करते हैं, टू असिस्ट एंड एडवाइस द बोर्ड इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड फिर क्या, ड्यूटीज जो हमारे एक्ट ने बताई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने बताई है, या जो गवर्नमेंट ने बताई है, उनको परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा कौन सी ड्यूटीज, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टाइम टू टाइम हमें असाइन करेंगे, वेरी सिंपल। कोई डाउट कुछ है इसमें, अच्छा अभी पूछूंगी फिर से। आपसे बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या है। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिसने कंपनी सेक्रेटरी ICSI एक्ट से क्या करके रखा हुआ है, जिसने ICSI से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑप्ट करके रखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। आई बात समझ में, पक्का पक्का, नहीं आई। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑप्ट करके रखा हुआ है, COP ऑप्ट करके रखा हुआ है। देखो जब हम प्रोफेशनल्स बनेंगे, जब आप प्रोफेशनल बनोगे, ठीक है, मेरी बात तो मैं तो हो गई है ना, अभी तुम प्रोफेशनल बनोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे को डिग्री मिल जाएगी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते तो कई होंगे, है ना। अब तुम्हारे पास, तुम सेलेक्ट कर लो, तुम्हें जॉब करना है या तुम्हें प्रैक्टिस करना है। तो जॉब करना है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिग्री मिल गई, जाओ अप्लाई करो कंपनी में और करो जॉब। अच्छा, इसके अलावा अगर प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हारे को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑप्ट करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये है कि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे तो तुम जॉब नहीं करोगे। COP का मतलब ये हो गया, तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम जॉब नहीं करोगे। इसके अलावा वो काम जो इंस्टीट्यूट कहेगा कि तुम्हें ये करना है तो वही करोगे, अदरवाइज वो काम नहीं करोगे, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा करके रखी हुई है मेरे CS एक्ट में, डिटेल में चर्चा करके रखी ना, है ना। देखिए आप लोगों ने CS एक्ट मेरा, तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल में चर्चा करके रखी हुई है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं मैम हम और कौन कौन से लोग, हम और कौन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, हम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप विद वन और मोर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस और इन पार्टनरशिप विद मेंबर ऑफ सच अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल। जैसे हम CS के, कई सारे CS के साथ मिलके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं ना।
अच्छा, इसके अलावा हो सकता है सीए, सीएम में और एडवोकेट के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, मिलके भी एक फर्म बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं और हम उनसे सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहे तो खुद अपने लोगों के साथ मिलके, मतलब इतने लोग हो ये सब मिलके अपने लिए फर्म बना लेना, या हो सकता है कि कुछ लोग मेरे साथ भी आके फर्म बना लेना, है ना, ठीक है, चलेगा। तो जल्दी जल्दी से बन जाओ तो फिर पार्टनरशिप मंजूर करें, है ना, आ जाओ। अच्छा, आगे मूव करते हैं। तो इसका मतलब मैम हम सीएस भी फॉर्म बना सकते हैं, हाँ जी मैम। सीएस और सीएम में भी फॉर्म बना सकते हैं, हाँ जी मैम। सीएस सीएम और एडवोकेट भी फॉर्म बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं, ठीक है, चलेगा। चलो आगे मूव करते हैं। आगे क्या काम करेंगे और देखिएगा ध्यान से। तो प्रैक्टिस इन विद मेंबर्स ऑफ सच अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल्स एज मे प्रिस्क्राइब ही इन कंसिडरेशन ऑफ रेम्युनरेशन रिसीव और टू बी रिसीव। देखो, अपने आप को एंगेज करा सकते हो प्रैक्टिस में, ठीक है मैम, हम प्रैक्टिस करेंगे और हम लोगों को एडवाइजरी सर्विसेज देंगे, ठीक है। फिर ऑफर्स टू परफॉर्म और परफॉर्म सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रमोशन, फॉर्मिंग और इनकॉर्पोरेशन, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड वाइंडिंग ऑफ द कंपनीज। ओ मैम, ये सर्विसेज हैं जो हम दे सकते हैं। यस, ये वो सर्विसेज है जो आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी दे सकते हो दूसरी कंपनीज को। क्या, किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, है ना, किसी कंपनी को अमेलगमेशन, जैसे वोडाफोन आइडिया का अमेलगमेशन हो गया ना, तो अमेलगमेशन करवाने की सर्विसेज दे सकते हो। रिकंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे सकते हो, है ना, मतलब कभी कभी रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक का क्या हो गया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ था ना, पहले ये यूटीआई था, फिर बाद में एक्सिस में कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि बाहर बड़ी बदनामी हो गई थी, घोटाले किए थे ना, तो ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कभी कभी इंटरनल होता है, मैनेजमेंट जब अंदर से अच्छा ना हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अब तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारी जगह ये काम करेंगे, तो इंटरनल, तो हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन और वाइंडिंग अप सर्विसेज भी हम दे सकते हैं ना, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ऑफर टू परफॉर्म सच सर्विसेज एज में बी परफॉर्म्ड बाय, देखिएगा ध्यान से, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी। बिल्कुल सही बात है, हम बहुत सारी जगहों पे अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, है ना। ओके, विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग, रजिस्टरिंग, प्रेजेंटिंग, अटेस्टिंग, वेरीफाइंग, है ना, ये सभी काम भी हम कर सकते हैं। भाई तुम लोगों का जब इंस्टीट्यूट एग्जाम लेता है तो तुम्हारे डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन होने होते हैं ना, किससे करवाते हो भाई, कहते हैं ना प्रोफेशनल से करवा के लाओ, तो तुम लोग मेरे पास आते हो ना, फिर मैं तुम्हें भाव दिखाती हूँ, मैं नहीं करूँगी तुम्हारी साइन, जाओ जो करना कर लो, फिर मैं तुम्हें बिठाऊंगी बाहर, है ना, 2 घंटे बैठो, और बैठने के बाद हाँ चाय भी, अच्छा तो 2 घंटे नहीं, मैं कभी नहीं करती ऐसा, लेकिन मुझे करना चाहिए। क्यों, तुम लोग भी जब बन जाओगे तो तुम लोग भाव तो मारोगे थोड़ा थोड़ा अपने क्लाइंट से कि साइन कर दोगे, ऐसे कैसे कर दोगे यार, बस 500, बहुत सस्ते सीए हो यार तुम बहुत महंगे हो। सुनिए सर ध्यान से, तो ये सब कुछ हम लोग भी करते हैं ना, तो हम लोग इस तरीके से ये सर्विस देते हैं। टू कहते हैं क्या, शेयर ट्रांसफर एजेंट। शेयर ट्रांसफर एजेंट का मतलब होता है ये कंपनी के ब्रोकर वगैरह होते हैं ना, जो फॉर एग्जांपल कुछ लोग कंपनी से जब शेयर की ट्रेडिंग और परचेजिंग करते हैं तो ये सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने के, रिडीम करने के सर्विसेज देते हैं, तो शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो आप कंपनी के एसटीए की सर्विसेज भी दे सकते हो, है ना। पूरा प्रोसेस समझ लो 2 मिनट के लिए, क्या होता है एसटीए, क्या होता है एसटीए का मतलब क्या होता है, शेयर ट्रांसफर एजेंट, है ना। मान लो एक पर्सन ने कंपनी से शेयर्स को परचेज किया और एक पर्सन इन्वेस्टर है जिसने कंपनी से शेयर्स को परचेज किया, है ना। तो अभी होता क्या है कि मान लो जैसे कि या ऐसे देख लो, जैसे कि ऐसे देख लो, ये वाला एग्जांपल मत लो, दूसरा एग्जांपल लो। मान लो एक इन्वेस्टर है जो किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके पास कुछ पैसे हैं, वो उनको इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए। अब म्यूचुअल फंड्स में ये डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता है, म्यूचुअल फंड में ये पढ़े लिखे मार्केट के कुछ प्लेयर्स होते हैं, ये अपने पैसे इनको देते हैं और बोलते तुम मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो इनके बदले में ये क्या करता है, इनको यूनिट्स इशू कर देता है। क्या इशू कर देता है बेटा, यूनिट्स। अच्छा, ये पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, स्टॉक में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है। अच्छा, अब वो जो शेयर्स, डिवेंचर, स्टॉक और बॉन्ड्स होते हैं वो कहाँ रखे जाएंगे, तो वो रखे जाते हैं बेटा शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे लोग इसको पैसे देते हैं, इसको पैसे देते हैं, मतलब बहुत लाखों लोग इसको पैसे देते हैं, इसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको पैसे देते हैं, और ये क्या करता है, आपके पैसों को किसी कंपनी के शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। तो सोचो कितने शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स परचेज करते होंगे। तो अकेला आदमी ये सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए ये अपॉइंट करता है किसको, शेयर ट्रांसफर एजेंट को, और जो कंपनी सेक्रेटरी है ये शेयर ट्रांसफर एजेंट की सर्विसेज दे सकती है। आई बात समझ में। तो मतलब ये हमारे काम है कि हम बड़े होके क्या बन सकते हैं, ठीक है।
हम इशू हाउस बन सकते हैं, ठीक है। इशू हाउस का मतलब बहुत सारे कंपनीज अपने शेयर्स को जब इशू करती है तो पब्लिक एट लार्ज में वो डायरेक्टली नहीं जाती है, तो हम जा सकते हैं, है ना। शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, हम शेयर स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, बिकॉज हमसे ज़्यादा नॉलेज किसको होती है कैपिटल मार्केट के बारे में और सिक्योरिटीज लॉस के बारे में, ठीक है। हम फाइनल्स तक पढ़ते पढ़ते ना पीएचडी कर लेते हैं, है ना। तो स्टॉक ब्रोकर हम बन सकते हैं और हमसे अच्छी सर्विसेज कोई नहीं दे सकता। सेक्रेटरियल ऑडिटर बन सकते हैं हम, सिर्फ हम ही बन सकते हैं और कोई भी नहीं बन सकता। स्टॉक ब्रोकर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन सेक्रेटरियल ऑडिटर तो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, इनके अलावा कोई दूसरा पर्सन ही नहीं है जो सेक्रेटरियल ऑडिट कर सके। आई बात समझ में। जिस तरीके से सीए फाइनेंशियल ऑडिट करेंगे, जिस तरीके से सीएमए कॉस्ट ऑडिट करेंगे, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता, उसी तरीके से सेक्रेटरियल ऑडिटर हमारे बिना कोई नहीं कर सकता। आई बात समझ में। तो ये अपना धंधा है, कोर धंधा है। आई बात समझ में। आगे मूव करते हैं। एन एडवाइजर टू अ कंपनी, हम कंपनी के एडवाइजर बन सकते हैं। हमसे ज्यादा नॉलेज होती है क्या लॉ में किसी को? किसी में नहीं, किसी को नहीं होती है। तो सर हम कंपनी के लीगल एडवाइजर बन सकते हैं ना। एंड इशूइंग सर्टिफिकेट ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी, ठीक है। हम कंपनी के बिहाफ पे पेपर्स वगैरह इशू कर सकते हैं। होल्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ पब्लिक एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, और पब्लिक एट लार्ज को सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं, है ना। जब हम प्रैक्टिस में तो कोई भी हमसे सर्विसेज लेने के लिए आएगा, हम सभी को सर्विसेज देंगे, क्यों। आगे मूव करते हैं। रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि रिटर्न्स फाइल करना हो गया, या बैलेंस शीट, या लॉज एंड रूल्स का कंप्लाइंस, एंड ये सभी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। रेंडर सच अदर सर्विसेज, जो हमारे काउंसिल बोर्ड के मेंबर्स हमें बताएंगे कि कंपनी सेक्रेटरी तुम ये भी कर सकते हो, तो हम ये भी कर देंगे, है ना। अब सर बात करते हैं, मैम एक बात बताओ, हम कहाँ कहाँ पे एज अ रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, अपने क्लाइंट्स के, और हम कहाँ कहाँ पे उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखेंगे हम लोग, है ना। Company secretary in practice have been authorized by the government, okay, as well as regulatory bodies including Reserve Bank of India, okay मैम, हम यहाँ पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब हम सैट में भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी में भी हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, अपने क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को। एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इर्दा के अंतर्गत भी कर सकते हैं ना, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। सीसीआई के अंतर्गत जो कैट था, हम कैट में भी, अभी कैट तो हट गया है, उसकी जगह एनसीएलटी आ गया है। हम यहाँ पे अब देखो, कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत जो डिस्प्यूट्स होते थे पहले, हम उनको लेके जाते थे कैट में, है ना, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में। बट अभी कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल तो हट गया और उनकी जगह क्या आ गया, एनसीएलटी। तो अब एनसीएलटी के पास लेके जाएंगे, है ना, और एनसीएलटी को कौन जाएगा, हम जाएंगे। वेरी सिंपल। मैम समझ में आ रहा है। आगे मूव करते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सर रेरा के अंतर्गत भी हमें परमिट किया गया है कि हम रेरा में भी अपने क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी से बताओ कहाँ कहाँ पे करेंगे, कहाँ किसने किसने परमिशन दी, आरबीआई ने दी और सेबी ने दी। आरबीआई, जल्दी से लिखते जाते हैं ना, आरबीआई, तुम बोलते जाओ, आरबीआई, सेबी, और बताओ जल्दी से, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, और आईआरडीए, इर्दा, और बताओ क्या, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और बताओ रेरा, रेरा रेरा रेरा, और बताओ जल्दी से, एसई, ठीक है। तो सर ये हो गई बॉडीज, जल्दी जल्दी से बताएंगे कहाँ कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, कौन कौन सी बॉडीज हमें बताएंगे, आरबीआई, सेबी, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, सीसीआई, जल्दी से बताओ, सीसीआई, इर्दा, रेरा, एसई, नहीं नहीं रिदम नहीं बनी है ना, रिदम बननी चाहिए, है ना। ओके, पहला कौन सा, आरबीआई, दूसरा कौन सा, सेबी, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, इर्दा, सीधे बोलो ना, इर्दा, ठीक है। फिर पांचवा बोलो, फिर बोलो, एक बार और बता दो बस, ठीक है। पहला कौन सा, आरबीआई, दूसरा कौन सा, सेबी, तीसरा कौन सा, एनसीएलटी, चौथा कौन सा, एनसीएलएटी, पांचवा कौन सा, इर्दा, सीसीआई। नेक्स्ट नेक्स्ट, वेरी सिंपल, पक्का पक्का याद रखोगे। ये वो बॉडीज हैं जहाँ पे हम अपने क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। ओके मैम, ठीक है, ये वाली बात तो हमें समझ में बढ़िया से आ गई मैम। हाँ, क्या कह रहा है बेटा ये, गंदी बातें मत किया करो यार, सुबह 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 गंदी बातें मत किया करो यार। आ जाओ नालायक, आ जाओ।
अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्रेटरियल सर्विसेज में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज दे सकते हैं किसी भी कॉर्पोरेट को, कंपनी को। एडवाइजिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड कंप्लाइज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। ओके मैम, हम बिजनेस लॉस को कैसे कंप्लाई करोगे, सेक्रेटरियल लॉस को कैसे करोगे, है ना, गाइडलाइंस रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा आ गई अब कैसे करोगे, तो ये सभी चीज़ों के रिगार्डिंग हम आपको एडवाइस करेंगे, ठीक है। ओके मैम, अब कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विसेज देखते हैं कौन कौन सी है। मतलब अभी तक तो वो सर्विसेज मैंने पढ़ाई ना जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप दे सकते हो ना, जैसे हम स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, है ना, हम इशू हाउस बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो ये तो अलग अलग फील्ड में थे कि एक कंपनी सेक्रेटरी कौन कौन सी सर्विसेज दे सकता है ना। अब बात करेंगे अगर हम किसी कंपनी में हैं तो कंपनी में रहते हुए हम कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। देखते हैं ध्यान से, आइए। कंपनी में अगर हैं तो हम कंपनी में प्रमोशन और फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन की सर्विसेज देंगे, जैसे कंपनी को कैसे फॉर्म करना है, कैसे बनाना है ना, ये सारी सर्विसेज कौन देगा, कंपनी सेक्रेटरी। INC 8 याद है आपको लोगों को, क्या INC 8 याद है ना। तो INC 8 में प्रोफेशनल डिक्लेरेशन चाहिए तो हम करते हैं। इसके अलावा मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक दीपाली नाम की एक लड़की है यार, इसको कंपनी बनानी है लेकिन इसको ये पढ़ी लिखी नहीं है, धंधा बहुत, बिजनेस बहुत बढ़िया कर लेती है ना, बिजनेस बहुत बढ़िया कर लेती है। अब ये बिजनेस बहुत बढ़िया कर लेती है लेकिन ये पढ़ी लिखी नहीं है और इसको एक कंपनी बनानी है, तो ये किसके पास जाएगी। मान लो एक कंपनी बनाने के लिए आरती मैम के पास गई और बोली, ये इन्होंने CS कर रखा है, बोलेगी यार मेरे को कंपनी बनानी है। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं बेटा, है ना, बिलियंस में खेल रहे हो यार तुम, बिलियंस में खेल रहे हो, है ना। ये बात अलग कि तुम्हें कंपनी लॉ नहीं पता है ना, तुम इनके पास गई, आरती यार एक कंपनी बना देना और बता देना कितने पैसे हुए, ठीक है, हम चेक भिजवा देंगे तुम्हारे को, है ना। छोटी छोटी डील नहीं करी, बड़ी बड़ी डील करी, है ना। तो ये क्या है, तो ये मैडम इनको कंपनी को फॉर्म करके दे सकती है ना। तो एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के फॉर्मेशन, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई सर्विसेज दे सकता है, वेरी सिंपल। आगे वो हाँ, तो ये नहीं नालायक, जैसे कंपनी के लिए बेटा बड़े सारे लीगल प्रोसीजर होते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है ना, तो ये इनको नहीं पता क्या क्या होती है, कहाँ से कंपनी रजिस्टर होगी, तो ये कंपनी को रजिस्टर करके देंगी, हाँ ये बना के उनको दे देंगी, ठीक है। नहीं बेटा, प्रमोटर तो यही हुई ना, इन्होंने तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज की है भाई। तुम वकील के पास जाते हो, बोलते भैया ये कर दो, तो वही सर्विसेज दे दी यार इन्होंने, है ना, कंपनी को बनाने की। जैसे कंपनी को MC के पास लेके जाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनको दे देंगे, मैडम आपकी कंपनी बन गई, लो हमारे पैसे दे दो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये सर्विसेज भी तो हम दे सकते हैं, देते ही हैं, सबसे ज़्यादा सर्विसेज हम ही लोग देते बेटा कंपनी को रजिस्टर करने के, है ना। आगे मूव करते हैं। फाइलिंग रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फॉर्म्स, रिटर्न्स एंड एप्लीकेशंस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। जैसे कंपनी के सेक्शन 92 में बहुत सारे रिटर्न्स वगैरह ROC के पास जाते हैं, तो ये रिटर्न वगैरह कौन सबमिट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करेगा। किसकी जिम्मेवारी, हमारी, मतलब हमारी जिम्मेवारी कंपनी को फॉर्म करने की भी होती है, हमारी जिम्मेवारी कंपनी को नालायक कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म्स हैं इनको बनाने की भी होती है और इनको रिप्रेजेंट करने की भी होती है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स, मतलब जो स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं कंपनी के, वो कौन मेंटेन करेगा, हम मेंटेन करेंगे, ठीक है, पक्का। हाँ, अभी तो तुम्हारे लोगों तो बता रहे हैं यार, आ जाओ। अरे नहीं ऐसा नहीं, ये तीनों कर सकते हैं, है ना, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि देखो इसमें ना स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब लॉ की नॉलेज ज़्यादा डिमांड करते हैं ना, और लॉ की नॉलेज हमसे अच्छी किसी को नहीं होती है, इसीलिए हम करेंगे, ठीक है। आ जाओ। अरेंजिंग बोर्ड एंड जनरल मीटिंग्स, ये तो मैम अभी आप पढ़ा चुके थे ना, तो ऑफकोर्स ये कंपनी की मीटिंग्स है ना, मतलब कंपनी के अंदर कौन कौन से काम कर सकता है, तो वही बता रही हूँ ना। तो बोर्ड मीटिंग एंड कंपनी के जनरल मीटिंग को बुला सकता है। टू ऑल वर्क रिलेटिंग टू शेयर्स एंड देयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, जैसे कंपनी कैसे शेयर्स इशू करेगी, कैसे अलॉटमेंट होगा, ठीक है, कैसे उनकी कॉल्स आएंगी, ये सभी चीज़ों के रिगार्डिंग कौन सर्विसेज देगा, कंपनी सेक्रेटरी देगा, ठीक है। अब आइए गुल्लू सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करते हैं, ठीक है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट करना किसके लिए मैंडेटरी है, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्रेटरियल ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो सभी के सभी लिस्टेड कंपनी को बेटा सेक्रेटरियल ऑडिट करना मैंडेटरी है। सेक्रेटरियल ऑडिट का मतलब है कि आपको आपने अपने वहाँ पे जो एप्लीकेबल लॉज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपने उनको कंप्लाई करवाया है या नहीं करवाया है, इस चीज़ की ऑडिटिंग करके कौन देता है, हम देते हैं, ठीक है, हम देते हैं। तो ये बात की ऑडिटिंग करके कंपनी सेक्रेटरी देगा। तो मुद्दा ये आता है कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन से ऐसे कंपनीज हैं जिनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है सेक्रेटरियल ऑडिट को, ठीक है। तो पहली बात तो क्या, सभी के सभी लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है।
इसके अलावा कौन से बचे हैं? अब हमारे पास बचे पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना, अब बचे यहाँ पब्लिक कंपनी। तो कौन से पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी है? तो ऐसी पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो जाए? 50 करोड़ और मोर, ठीक है बेटा। ये सेक्रेटरियल ऑडिट ना, वो तो था अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस ना। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया था कि सभी की सभी लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा सीएस, सभी की सभी पब्लिक कंपनी जो कि जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, और प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उनको अपने वहां पे कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना। अब मैं बात कर रही हूँ कि कौन से ऐसे कंपनीज है जिनको अपने वहां पे सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो सभी की सभी लिस्टेड कंपनी को, पक्का सभी की सभी। अच्छा, उसके बाद पब्लिक अनलिस्टेड में सभी की सभी पब्लिक कंपनी को जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, या फिर जिनका टर्नओवर 250 करोड़ और मोर हो, है ना। जिनका टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है। गुल्लू इसके बीच में और लगा दो, और, है ना, इसके बीच में और लगा दो। और का मतलब होता है 50 करोड़ और, हाँ वेरी स्मार्ट, हाँ स्मार्ट हो गई अनुष्का आप। सर यहाँ पे और लगा दो, वैसे पहले से थी, आ जाओ। टर्नओवर कितना है? 250 करोड़ और मोर। इसके अलावा क्या कोई और भी कंडीशन है मैम? हाँ, अगर इनके आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स चाहे वो बैंक से हो चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, अगर 100 करोड़ और मोर हो गए तो इनको अपने वहां पे कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना होगा, सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा, है ना। तो जल्दी से देखते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट किसको करवाना पड़ेगा। सेक्रेटरियल ऑडिट होता क्या पहले बताओ। कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिनको अपने वहां पे मैंडेटरली लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करवाना होता है, तो इसके लिए बेटा हम लोग करवाते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। किसको करवाना होगा? सभी के सभी लिस्टेड कंपनी को। अच्छा, इसके अलावा क्या अनलिस्टेड कंपनी को भी करवाना पड़ेगा? हाँ, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर हो, जिनका टर्नओवर 250 करोड़ और मोर हो, या फिर जिनकी आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स 100 करोड़ और मोर हो, तो इनको अपने वहां पे सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। वेरी सिंपल, याद रहेगा आप लोगों को। गड़बड़ करके नहीं आओगे एग्जाम में? चलो, नहीं आओगे तब तो बहुत अच्छी बात है। आगे अब कॉर्पोरेट लॉज एंड एडवाइजरी रिप्रेजेंटेशन। सर देखिएगा ध्यान से, कॉर्पोरेट लॉज एंड एडवाइजरी रिप्रेजेंटेशन सर कहाँ पे हम कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमें कौन कौन से लीगल प्रोसीजर और लीगल कंप्लायंस करवाने पड़ेंगे, मतलब हम कर सकते हैं किस लॉ के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत। तो सेबी के अंतर्गत हम सभी लीगल एंड एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। अभी पढ़ा था आप लोगों ने बेटा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आया, इसके अंतर्गत कंपनी सेक्रेटरी किसी भी कंपनी को आईबीसी कोड के अंतर्गत रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, और आईबीसी की सर्विसेज भी दे सकता है, ठीक है। आगे बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत हम सर्विसेज दे सकते हैं और हम रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं ना। आरबीआई के अंतर्गत अभी पढ़ा था आप लोगों ने। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, हम लीगल एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं और बेटा हम क्या बन सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं। अगर मान लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत किसी कंपनी के हम लीगल एडवाइजर हैं और कुछ विवाद हो गया किसी कंज्यूमर से, तो ऑफकोर्स हम उसको फोरम लेके जा सकते हैं और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को फोरम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो आई बात समझ में। डिपॉजिटरी एक्ट से रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं। डिपॉजिटरी एक्ट का मतलब जैसे आज के टाइम में जब कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स 2019 आए, तो हमारे वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ इशू किया कि अब जितने भी लिस्टेड कंपनी है वो अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में इशू करेंगे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डीमैट अकाउंट के माध्यम से हम शेयर परचेज करते हैं, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो जैसे डीमैट सर्विसेज, अब डीमैट सर्विसेज के लिए हम कंपनी को क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा कल को अगर कोई विवाद हो जाए, किसी इन्वेस्टर ने मान लो कोई ऑनलाइन शेयर परचेज किया और कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, तो हम उस डिस्प्यूट को भी एनसीएलटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिपॉजिटरीज एक्ट के बिहाफ पे।
इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल लॉज को भी हम क्या कर सकते हैं, एडवाइस करेंगे सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको ये लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, और कल को अगर कुछ गड़बड़ होती तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, ठीक है। ओके, लेबर एंड इंडस्ट्री, भैया यही हमारा मेन काम है। बहुत पैसे हैं सर इसमें, बहुत पैसे हैं, एक ऑडिट के 5-5 लाख रुपए मिलते हैं, बहुत बहुत पैसे हैं ना, बहुत पैसे कमाएंगे अगर तुम इसमें प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत हम सर्विसेज दे सकते हैं, है ना, बोलो ना यार। मर्जर्स एंड एमलगमेशन की सर्विसेज दे सकते हैं, एंड फॉरेन कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर सर्विसेज दे सकते हैं। सेटिंग ऑफ सब्सिडरीज इन अब्रॉड, है ना, अगर कोई कंपनी है हमारी इन इंडिया और वो अपनी किसी कंपनी को आउटसाइड इंडिया अगर इनकॉर्पोरेट करना चाहती है तो हम एज अ कंपनी सेक्रेटरी आउटसाइड इंडिया भी कंपनी को फॉर्म करवा सकते हैं ना, बोल मेरे भाई। कंपटीशन लॉ के अंतर्गत हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम अपनी सर्विसेज देंगे। हाँ हाँ मैम, अभी तो आपने बताया था हम सीसीआई में भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। तो सीसीआई का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ना, कमीशन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट के अंतर्गत। अरे भाई स्मार्ट हो गए यार तुम लोग। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सॉरी इंटेलेक्चुअल, अगर मैं बात करूँ कॉपीराइट या मतलब या मैं बात करूँ अगर, तो आईपीआर के अंतर्गत सर्विसेज हम दे सकते हैं, जैसे कॉपीराइट को रजिस्टर करवाना, पेटेंट को रजिस्टर करवाना या ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना, डिजाइन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवाना। तो ये सर्विसेज भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, बोलो भाई। रियल एस्टेट, हाँ हाँ मैम, अभी आपने बताया था हम रेरा में भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं ना। आर्बिट्रेशन एंड कांसलेशन हम एक्ट के, बेटा ये हमारे पास एक्ट 1996 में पास किया गया, और इस एक्ट के अंतर्गत हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को लाने का वो ये था कि हम ना बहुत सारे मुकदमेबाजी जो कोर्ट में ऑलरेडी चल रही है, बहुत टाइम लग जाता है, तो जल्दी से तेजी से सॉर्ट आउट करने के लिए मुकदमों को हमने ये वाला एक्ट पास करवाया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे आर्बिट्रेटर बन सकते हैं या हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, बोल मेरे भाई। ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, हाँ बिल्कुल सही बात है। कंपनी के लिए मिनट्स बुक कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। स्टैच्यूटरी बुक्स कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। कंपनी के रिटर्न्स कौन फॉर्म करेगा, हम फॉर्म करेंगे। तो सर कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स या जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग होते हैं वो कौन फॉर्म करेगा, सीएस फॉर्म करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी एंड अदर पर्सन्स, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, देखो ये देखो बेटा, ये कोर्ट है, ये छोटे छोटे स्मॉल से ट्रिब्यूनल है, जैसे जितने भी अभी हमने लॉ पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब उन लॉ के अंतर्गत ये हमारी ट्रिब्यूनल, जैसे एनसीएलटी होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, एनसीएलटी जैसे कंपनी लॉ को, कंपनीज को फैसिलिटेट करने के लिए आया, वैसे जितने भी कमर्शियल बॉडीज हैं, सभी कमर्शियल बॉडीज में क्या है, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, कि अगर कमर्शियल बॉडी में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास ट्रिब्यूनल्स होंगे। तो हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, हम आरओसी के पास अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रीजनल डायरेक्टर के पास, बेटा बताया था ना, आरडी कौन होता है, कंपनी के गवर्निंग बॉडीज होते हैं, है ना। एनसीएलटी में कर सकते हैं, हाँ हाँ मैम आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ हाँ अभी बताया आपने। सैट में कर सकते हैं, सेबी के अंतर्गत सैट आता है, ओके। एनसीएलटी एनसीएलटी में कर सकते हैं, अभी बताया। कंज्यूमर फोरम जा सकते कि नहीं जा सकते। फिर टेलीकॉम डिस्प्यूट सर्विसेज दे सकते हैं ट्राई के अंतर्गत, है ना, बोलो ना यार। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, पक्का पक्का बेटा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे को मोबाइल या सिम से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ गए, मान लो तुम रिचार्ज करवाते हो, तुम्हारा पैसा हर बार ना ये क्या करते हैं, 30 दिन का रिचार्ज करवाते हो, 20 दिन में खत्म कर देते हैं ना। तुमने कहीं बात भी नहीं करी, पहले होता था कॉल कट जाया करती थी, पहले होता था मैसेज बैलेंस अपने आप से उड़ जाया करता था, है ना। तो इस तरीके की सर्विसेज के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई, ट्राई बनाई गई। पहले बहुत होता था, हमने 100 रुपए का रिचार्ज करवाया, पैसे खत्म, है ना। तो कैसे पैसे खत्म भाई, तुम जबरदस्ती कर लोगे, हमारी पॉकेट से पैसे निकाल लोगे, तो हमने किसको बनाया बेटा, ट्राई को, ठीक है। तो हम रिप्रेजेंटेटिव बन सकते कहाँ के, बोलो यार। हाँ, ट्रेडमार्क एक्ट अभी बताया था ना, हम कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट को रजिस्टर करवाने के लिए या इसमें कोई विवाद हुआ है तो हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटीज के सामने भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैम ये क्या है बेटा, हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 पास किया गया था, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए ये एक्ट को बनाया था। तो हम अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं सच अथॉरिटीज के सामने भी, है ना। सर ITAT के सामने भी हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ITAT क्या है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, है ना। तो टैक्स अथॉरिटीज GST काउंसिल के पास भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। एंड अदर कॉजी जुडिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स, अगर इनके अलावा भी कोई है तो हम
वहां पे भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। जल्दी से बताओ कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं? ROC एंड RD, फिर बताओ कौन सा? NCLT, फिर बताओ CCI, फिर बताओ SAT, NCLAT, फिर बताओ कंज्यूमर फोरम, ट्राई, और जल्दी से, हाँ, और ITAT और अदर ट्रिब्यूनल्स हैं उनके सामने। ओके मैम, अब हम देखो, हमने ये, अब देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं, मतलब ये तो था कि पहले हम लोगों ने सीखा कि कंपनी सेक्रेटरी कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, फिर हमने सीखा कि कंपनीज को कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, फिर हमने सीखा कि कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स में ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि फाइनेंशियल कौन कौन सी सर्विसेज हम दे सकते हैं ना, जिसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें बना रखा है। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं? सर, शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज की जो भी सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हम सब दे सकते हैं, परचेज सेल के रिगार्डिंग, है ना। एडवाइजर, कंसल्टेंट इन इशू ऑफ शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज। गुल्लू, इशू कंपनी का मतलब समझते हो? वो कंपनी जो शेयर्स को इशू कर रही होती है, आई बात समझ में? तो इसको हम लोग बोलते हैं इशूअर कंपनी। ठीक है, तो कब इशू करना है, कैसे इशू करना है, कितने दिन में कॉल्स मंगवानी है, अगर 90% या 80% नहीं आता है अमाउंट, तब क्या करना है, कितने दिन में पैसे वापस करने हैं, अगर पैसे वापस करने में डिले कर दिया तो कितने % का इंटरेस्ट देना है, तो ये सभी सर्विसेज कौन देगा? हम कंपनी सेक्रेटरीज देंगे। पक्का पक्का, आगे मूव करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सभी के सभी लोगों के लिए हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं। जैसे मान लो हमारी कंपनी ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है ना, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। ठीक है, कि कितनी कैपिटल हम लगाएंगे, हम किस तरीके से काम करेंगे, हम किस तरीके से मुनाफा कमाएंगे और किस तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को पैसे देंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सिंडिकेशन ऑफ लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर हमारी कंपनी को लोन वगैरह चाहिए तो लोन वगैरह के लिए क्या पेपर्स वर्क लगेंगे, क्या फॉर्मेलिटीज होंगे, ये कौन बताएगा? तुम बताओगे, है ना। ड्राफ्टिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, हाँ हाँ मैम, आपने यहाँ पे बताया ना, हमें समझ में आ गया कि कंपनी जो इशूअर कंपनी हम उसको सर्विसेज देंगे ना, तो प्रॉस्पेक्टस कैसे ड्राफ्ट करना है या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, है ना, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस में गड़बड़ होती है तो फिर हमारे को कम से कम 3 साल का जेल होता है ना, तो फिर प्रॉस्पेक्टस कैसे ड्राफ्ट करना है, इन सभी चीज़ों को हम बताएंगे किसको? इशूअर कंपनी को, है ना। अरे बोलो ना यार, लोन डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, है ना। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बाईबैक ऑफ शेयर्स कौन करेगा? अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को वापस परचेज कर रही है तो कौन करेगा? इसकी सर्विसेज कौन देगा कंपनी को? हम करेंगे, हम करेंगे। बाईबैक सर्विसेज कौन देगा? हम देंगे, हम देंगे। अब बोलो ना यार। रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स, ओके मैम। मैम, मान लो किसी कंपनी को बाहर से फंड्स मंगवाने हैं, बाहर से पैसे मंगवाने हैं, तो फिर ये सर्विसेज, लीगल एडवाइस सर्विसेज कौन देगा? हम देंगे, हम देंगे। पक्का पक्का। तो कितनी अच्छी बात, देखो ना, जैसे आप लोग ना मेरे को आके पूछते हो कि मैम कंपनी सेक्रेटरी ये क्या स्कोप है? सर यही तो स्कोप है, वो आपको स्कोप बता रहे हैं आज, स्कोप बता रहे हैं। सर कितना स्कोप है, मतलब अगर आप काम करने पे आ जाओ ना तो आपके पास दिन कम पड़ जाएंगे, काम बहुत ज़्यादा है ना। अब तुम लोग जितना पढ़ोगे, जितनी तुम्हारे पास नॉलेज होगी, उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग क्या करोगे? काम करोगे। आई बात समझ में? बहुत पैसे ऐसा कमाने वाले हो ना, इसी बेसिस पे बहुत पैसे कमाने वाले हो। अब तुम चाहते हो कि ना खाना लगा हुआ है प्लेट में और तुम ना हाथ से उठा के भी मत खाओ, तो थोड़ा होता है कि खाना मेरे मुंह में आ जा, आ जा। टेक ओवर कोड एंड इनसाइडर ट्रेडिंग सर्विसेज, तो अब हम ना देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में मान लो कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो अभी पब्लिक एट लार्ज के बीच में हमें इशू नहीं करना है। ठीक है, मान लो कंपनी की मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और कंपनी के पास कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अगर ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में लीक हो जाती है तो ये सब कुछ हो सकता है, कंपनी को बड़ा नुकसान हो जाए या तेज़ी से चेंजेस आ जाए कंपनी में। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को हमारी जिम्मेवारी बनती है मार्केट में लीक ना होने दूँ, ताकि शेयर्स और डिवेंचर के प्राइस में फ्लक्चुएशंस ना हो बहुत तेज़ी से, है ना। और अगर मैं लीक करती हूँ तो ये दिक्कत हो, मतलब ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है, ये गलत चीज़ होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है ना,
मार्केट में जैसे ही ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की हम रिपोर्ट, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे है ना, मीडिया को बताएंगे कि हमारी कंपनी ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, और अगर हमारा प्रोजेक्ट हिट रहा ना, मतलब अगर जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ आती है तुरंत रातों रात हमारी कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। अब मुझे पता है कि ये कंपनी ना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है, और ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आएगी तुरंत की तुरंत रातों रात कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने जितने रिलेटिव्स थे, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी पप्पा, चाचा, काका, काकी, फूफू, सबको मैंने क्या कर दिया, बता दिया ये कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो रातों रात, है ना। और अभी मार्केट में जैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा तुरंत के तुरंत ना ये शेयर्स के प्राइस मतलब बढ़ेंगे, और जैसे ही शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तुम बेच देना महंगे दामों पे। सर कंपनी की एक इन्फॉर्मेशन जो हमने लीक कर दी, अच्छा इससे हुआ क्या, कुछ लोगों को मुनाफा हुआ है ना, बाकी पब्लिक एट लार्ज को इसका बेनिफिट नहीं मिला, ये गलत है ना। अगर बेनिफिट हो तो सबके हो, अदरवाइज किसी के ना हो। जैसे भ्रष्टाचार में खाओ तो सब खाएंगे, वरना किसी एक को भी मत रोको, सबको खाने दो। अब तुम 2-4 लोगों को रोक रहे हो और 2-4 लोगों को खाने दे रहे हो, तो ये गलत बात है ना। तो यहाँ पे दुख होता है हमें, है ना। नहीं खाएंगे तो कोई ना खाए तो खुशी है ना, और खाएंगे तो सब खाएंगे, मिल बांट के खाएंगे ना। अब सर जी ये तो गलत बात है। तो सर इस तरीके के एक्टिविटीज़ को हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रोहिबिट करती है, तो सेबी ने इसके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस बना रखे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से इन ट्रेडिंग्स को रोकना है, इसके लिए भी बेटा एडवाइस कौन करेगा, सीएस करेगा। आई बात समझ में? हाँ नहीं, उस पर बेटा देखना पड़ता है कि किसने किया है, उसके अकॉर्डिंग ना एविडेंसेस, कोर्ट में केस चलते हैं, ये सारी चीज़ें। नहीं पहले तो बेटा हम ही फंसते ना, सबसे पहले तुम ही जाओगे सबसे पहले। इंश्योरिंग कंप्लाइंस ऑफ द टेक ओवर रेगुलेशंस एंड अदर लॉज, है ना। तो हम इनसाइडर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग भी क्या करेंगे, सभी लॉज को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, है ना। और एक्टिंग एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर, तो जब सेबी पढ़ोगे ना तो सेबी में आप क्या बन जाओगे बेटा, कंप्लाइंस ऑफिसर बन जाओगे। जहां जहां पे भी सिक्योरिटीज लॉज और कैपिटल मार्केट में कंप्लाइंस ऑफिसर लिखा है, तुम कंप्लाइंस ऑफिसर का मतलब क्या समझोगे, सीएस, मतलब तुम अपने आप को रख के समझ लेना कि तुमको ये काम करने पड़ेंगे, ये कंप्लाइंस करने पड़ेंगे, है ना। सिक्योरिटी कंप्लाइंस सर्टिफिकेशन, अब देखिएगा ध्यान से, कंप्लाइंस विद रूल्स एंड रेगुलेशन इन द सिक्योरिटीज मार्केट। हाँ वो तो मैं बता ही रही हूँ तुमको कि जब सेबी के लॉज पढ़ोगे ना तो हर जगह कंप्लाइंस ऑफिसर आएगा, और कंप्लाइंस ऑफिसर में कौन आएगा, सिर्फ तुम आओगे, ठीक है। देखो जैसे हमें इंटरनल ऑडिट करना है, इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी होता है, कुछ के लिए मैंडेटरी नहीं होता, ये करवाना चाहे तो करवाएं। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है जब इंटरनली मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है, किस तरीके के काम हो रहे हैं, इन चीज़ों को हम चेक करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो अगर हम लोग इंटरनल ऑडिट करवाते हैं तो इसको कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स की जो इंटरनल ऑडिट है वो कौन करेगा बेटा, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। सर्टिफिकेशन अंडर सेबी लोडर एंड आईसीडीआर रेगुलेशंस, तो ये कौन करेगा बेटा, सेबी, ठीक है। बस अब लोडर एंड आईसीडीआर याद रखना बस, ठीक है। ऑडिट इन रिलेशन टू रिकंसिलेशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। जैसे कि कितने शेयर्स आए, कितने शेयर्स गए, इतने बेच दिए, इतने आ गए, है ना। मतलब रिकंसिलेशन का मतलब होता है ना कि क्या गया और क्या आया, और फिर बैलेंस निकाल के बताना कि इतना बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाएगा, हम। जो कंपनीज पर डे लाखों शेयर्स इशू करती है तो उनके वहाँ क्या बनते हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनते हैं, शेयर्स रिकंसिलेशन। जैसे जो कंपनीज दिन भर परचेज और सेल एक्टिविटी करती है, जैसे बैंक BRS बनाते हो, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, कि तुम्हारे पासबुक में कितना, कैश बुक में कितना, और बैलेंस बनाते हो, वैसे ही बनता है शेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लाइंस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज, कि आपको कैसे बाईबैक करवाना है, तो ये कौन सर्विसेज देगा, कंपनी सेक्रेटरी। ओ आप क्या बचे हमारे, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज आप क्या दे सकते हो, इंटरनल ऑडिट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी इंटरनल ऑडिट कर सकते हो। कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है कि आप नहीं कर सकते, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, आप सेक्रेटरी बन सकते हो किसके, ऑडिट कमिटी के, ठीक है। वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट सर्विसेज आप दे सकते हो, है ना, कि किस तरीके से पैसे आने और कहाँ जाने हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, आपके वहाँ का क्या एज पर लॉ क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैसा होना चाहिए, अथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल किस तरीके की होनी चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आप दे सकते हो ऐसी सर्विसेज। बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर की सर्विसेज आप दे सकते हो। लोन सिंडिकेशन, है ना। बजटरी कंट्रोल्स एंड अकाउंटिंग एंड कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्विसेज आप दे सकते हो, है ना, ठीक है। बट ऑडिटिंग नहीं कर सकते इनके, ये ऑडिटिंग कौन करेगा बेटा, सीए करेगा। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताई है इनकी ऑडिटिंग कौन करेगा, सीए करेगा, है ना।
टैक्सेशन सर्विसेज भी दे सकते हैं सर, इसमें बहुत पैसा है, बहुत सारे सीएस आज के टाइम में यही काम करते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। क्या काम सर? हमें इनकम टैक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है ना, तो हम इनकम टैक्स की सर्विसेज दे सकते हैं, जीएसटी की सर्विसेज दे सकते हैं ना, कस्टम लॉज हमारे को बहुत अच्छे से पता होते हैं तो हम इनकी सर्विसेज दे सकते हैं ना। जैसे किसी का रिटर्न फाइल करना है, किसी की इनकम को एसेस करना है, उसकी टैक्स लाइबिलिटी बतानी है, उसके जीएसटी लॉज को देखना है, तो हम ये सर्विसेज दे सकते हैं ना। कौन कौन से लॉज के नाम लिए? इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम लॉज। अच्छा, प्रिपेयरिंग एंड रिव्यूइंग वेरियस रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स, रिटर्न्स भी बना सकते हो और रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं ना। रिप्रेजेंटिंग कंपनीज एंड अदर पर्सन्स बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज, तो मैंने अभी बताया था ना आईटी एटी में हम रिप्रेजेंटेटिव भी तो बन सकते हैं, बोल भाई, तो हम ये भी बन सकते हैं ना, तो पहले ही बता दिया था वो वाली बात। इंटरनेशनल ट्रेड सर्विसेज में हम कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं? कौन कौन सी सर्विसेज जल्दी से बताओ, ठीक है। हम एडवाइजिंग ऑल मैटर रिलेटेड टू आईपीआर एंड टीआरआईपी एग्रीमेंट विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हम कर रहे हैं इनकी सर्विसेज हम दे सकते हैं। एडवाइजिंग ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू एंटी डंपिंग सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, बेटा ये कस्टम से रिलेटेड है, ये हमारे कस्टम लॉ से रिलेटेड है कि जैसे अब ये देखो होती क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट हमने चाइना से मंगवाया, चाइना में मान लो हम अपने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 100 आती है, हम 10 रुपये का प्रॉफिट लगा के 110 में बेचते हैं। चाइना में ये जो माल है ये बन जाता है बेटा 50 में, वो 10 रुपये का प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, मतलब 60 रुपये में इंडियन मार्केट में आ गया। अब यार अगर हमारे वहाँ बनाने की कॉस्टिंग आ रही है 100 रुपये और तुम्हारे वहाँ आ रही है 50 रुपये, तो डेफिनेटली हम अपनी मार्केट में भाई इससे कम में नहीं बेच पाएंगे और तुम आराम से बेच सकते हो इस प्राइस पे। तो यार इस तरीके से हमारी डोमेस्टिक मार्केट डिस्ट्रॉय हो रही नहीं हो रही है। तो इस डोमेस्टिक मार्केट को डिस्ट्रॉय होने के लिए तुम्हें क्या लगता है कि इसमें कुछ पैसे जोड़ दें, कुछ कस्टम ड्यूटी जोड़ दें, इंपोर्ट ड्यूटी जोड़ दें? इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। जब इंडियन मार्केट डिस्ट्रॉय होती है तो दूसरी कंट्री से जो टैक्सेस आते हैं, अब जैसे 110 माइनस 60 कितना आएगा? 50 रुपये और ऐड कर दो तो 50 रुपये के बराबर क्या लग गई? एंटी डंपिंग ड्यूटी। मतलब हमारी डोमेस्टिक मार्केट डिस्ट्रॉय ना हो इसलिए हमने ये ड्यूटी लगा दी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। जैसे हमारे पास टैक्सेस ज़्यादा हैं, मान लो दूसरी कंट्री में जो जीएसटी है, जो दूसरी कंट्री में जीएसटी है, इन्होंने 50 का प्रोडक्ट बनाया, दूसरी कंट्री में जीएसटी वो 20 रुपये लगा, हमने बेटा मान लो 50 का प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और हमारी कंट्री में बेटा टैक्सेस लग गए मान लो 40 के, मान लो 40 के लग गए। अब सर हुआ क्या, ये 70 का हो गया और 90 का हो गया, 10 रुपये प्रॉफिट हमने जोड़ा, 10 रुपये प्रॉफिट तुमने जोड़ा, ये मार्केट में आया 80 का, ये मार्केट में आया 100 का, फिर गड़बड़ हो गई। तो जितने टैक्सेस के डिफरेंसेस है क्या करें, जोड़ दो 20 रुपये और ले आओ इसके बराबर, हमारी डोमेस्टिक मार्केट डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये सर्विसेज कौन देगा? हम देंगे, और कौन देगा? क्या कह रहे हो? नहीं कुछ तो। इंटरनेशनल एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन सर्विसेज, जैसे कि मान लो हमारी किसी कंपनी ने आउटसाइड इंडिया कोई माल मंगवाया है ना, वो माल ख़राब हो गया, ख़राब आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम कौन सी सर्विसेज देंगे? हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन सर्विसेज भी दे सकते हैं। हम अपनी कंपनी को दूसरी कंट्री में, मतलब दूसरी कंट्री के कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एडवाइजिंग ऑन इशूइंग सर्टिफिकेट्स ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, हाँ जी मैम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड सर्विस दे सकते हैं, अभी बताया था ना, आईपीआर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट से रिलेटेड या इनको रजिस्टर करवाने की सर्विसेज हम दे सकते हैं ना। एजेंट मैनेजमेंट बन सकते हैं। अब और कौन सी मीटिंग्स आ गई भाई, और कौन सी सर्विसेज आ गई? बैठो बैठो, सर्विसेज आ जाओ। मैनेजमेंट सर्विसेज में कौन से आगे गुल्लू? हम कंपनी के लीगल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लॉज एप्लीकेबल होने, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जा रहा था बाहर, इस क्लास के लिए जरूरी है ये लॉ, ये क्लास के लिए ये लॉ जरूरी है कि एटलीस्ट तुम 2 घंटे तो यहाँ बैठो, ठीक है। तो ये लॉज कौन बनाएगा? कंपनी सेक्रेटरी बनाएगा। आई बात समझ में? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो मैनेजमेंट को मेंटेन करना है तो ये सर्विसेज कौन देगा? हम देंगे, हम देंगे। कौन देगा? हम देंगे। बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी प्लानिंग भी हम कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, है ना, कौन से लॉज, कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशंस जेन्युइन है और जरूरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। ये होना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुंह उठाया चला गया, कोई भी मुंह उठाया आ गया, नहीं 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 नहीं, हम बनाएंगे बेटा लॉज और उनके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। आ जाओ। एक्टिंग एज अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह अगर इशू ऑप्ट करना है तो उसके लिए भी सर्विसेज हम देंगे, ठीक है। आप मूव करते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पे आप बताएंगे,
ठीक है। द विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या है? विजन में भूल गई। टू बी ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पक्का पक्का? कौन सा ऑप्शन लॉक कर दूं? बी लॉक कर देती हूं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिशन ऑफ द ICSI? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा विजन ये है कि हम ग्लोबल लीडर बनेंगे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, है ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं? हम ऐसे प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करेंगे जो एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन कर पाए, है ना। तो मैंने इसके पे कहा भी था ना कि हम इतना पढ़ेंगे कि अभी तो तुम लोगों को डांट लगाई है, अब भी डांट लगाई तुम लोगों को। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, किसके द्वारा? कंपनी सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ईयर 1980। हमारा एक्ट पास हुआ था ना, ये दिन है ना। विच आर द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया? एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट, हाँ ये काम तो करता है ना भाई। जितने भी 4 लाख स्टूडेंट रजिस्टर हैं उनको एग्जामिन करने का काम कौन करता है? इंस्टीट्यूट करता है। रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, बिल्कुल कौन करता है? ICSI। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट, बिल्कुल ICSI। और लगा दूं क्या? फिफ्थ, अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कैन अपीयर एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर। रेरा में हो सकते हैं, CCI में, NCLT में। अब मुझे ये बताओ, ये बातें समझ में आई या नहीं आई?